केम जॉन एजुकेशन में आपका स्वागत है। नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी की वजह से बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है, इसलिए मैंने भी केम जॉन एजुकेशन नाम से अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। उम्मीद करता हूँ जो भी पढ़ाऊँगा आपको समझ में आएगा। और आज हम फंडामेंटल ऑफ बेसिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, जो एकदम बेसिक लेवल से होगी। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि 11th का बच्चा हो चाहे 10th का बच्चा हो, मतलब कोई सा भी बच्चा हो, केमिस्ट्री के बारे में नाम सुनते ही किसी के दिमाग में जो भी बातें आती है वो सारी यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और उसको हम धीरे धीरे एक लेवल अप करते जाएंगे और देखते हैं। आइए, जैसे फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब हो गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो भी है उसकी फंडामेंटल, उसके ढांचे की अगर मैं बात करूँ कि वो क्या है, कैसे उसकी शुरुआत हुई, क्या पढ़ना है इसके अंदर, क्या क्या नहीं पढ़ना है, वो सारी बातें अगर यहाँ करें तो मैं उसको एक स्टेप के रूप में दर्शाता हूँ। जैसे इसके अंदर हम पढ़ेंगे नंबर 1 टॉपिक GOC, नंबर 2 टॉपिक रहेगा आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट, और इसी प्रकार लास्ट नंबर 3 होगा रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म। ऐसा है कि ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन स्टार्टिंग हमें यहीं से करनी पड़ेगी। अगर मैं इसको नहीं पढ़ा तो ये भी नहीं समझ आएगा, और ये नहीं समझ में आया तो ये भी नहीं समझ आएगा। और 11th-12th में बेसिक यही होता है कि यहाँ से बच्चों को समझाया जाता है कि ये रिएक्शन मैकेनिज्म है, बच्चे रट नहीं पाते और कहते हैं ऑर्गेनिक हार्ड होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो तो पक्का आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ईजी लगेगी, जैसा कि आज आपको दिखाया जाएगा। अगर GOC से आप पढ़ते जाते हो तो ये एक ब्रिज का काम करेगी यहाँ पे, जो आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट समझाने में काम आएगी। फिर आप एक और ब्रिज के रूप में आपको रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आएगी। ठीक है, बात करूँ GOC की तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या होती है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? इसका मतलब हो गया इट इज ए टूल, इट इज ए टूल which is help us to learn chemistry। अगर आपको GOC के बारे में नॉलेज नहीं हुआ तो पक्का आपको रिएक्शंस हार्ड लगेगी। रीजन, क्योंकि GOC ही ऐसी चीज है जिससे आप केमिस्ट्री को सीख पाओगे। इसको सीखे तभी रिएक्शन इंटरमीडिएट, और इसको सीखे तभी आपको रिएक्शन मैकेनिज्म इजीली समझ आएगी। बात करें रिएक्शन इंटरमीडिएट की तो ये एक रिएक्शन के दौरान जो मध्यवर्ती होता है, रिएक्शन के दौरान बीच में बनता है। मतलब जैसे आप बात करते हो रिएक्टेंट से, जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में चेंज हो गया, उसके बीच में कोई ना कोई ऐसी स्पीसीज बनेगी जिसको हम कहते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट। तीसरी बात करें रिएक्शन मैकेनिज्म की तो रिएक्शन मैकेनिज्म एक ऐसा है जो आपकी एक्सप्लेन्ड केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है, एक्सप्लेन्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन, जो आपकी पूरी ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री की रिएक्शन है उसको एक्सप्लेन कर पाएगी। ठीक है, बात करते हैं नंबर 1 टॉपिक GOC की। नंबर 1 टॉपिक आपका है GOC। फुल फॉर्म आपको इसको मैं पहले बता चुका हूँ, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ आपको एक वर्ड मिला है केमिस्ट्री, जिसकी एक शाखा है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका वन केमिस्ट्री की अगर बात करें तो कोई भी बच्चा हो, केमिस्ट्री का नाम सुनते दिमाग में एक ही बात ये कि सर इसके अंदर तो बहुत सारी रिएक्शंस होती है, कैसे याद करेंगे बहुत सारी रिएक्शन। एक आधी हो तो पता ही चले, लेकिन कोई पार ही नहीं है, जो हम पढ़ते हैं वो आती ही नहीं है, कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन रिएक्शन की अगर बात करूँ, किसी से भी बच्चे से पूछे कि रिएक्शन होती क्या है तो ये बात करेगा सर कोई रिएक्टेंट होता है वो किसमें, प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है।
और ये क्या होती है, रिएक्शन होती है। इस दौरान होता क्या है, वो ये बताएगा कि सर रिएक्शन जो होती है उसमें ये जो रिएक्टेंट होता है इसके अंदर क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड्स जो होते हैं, ओल्ड बॉन्ड्स वो टूटेंगे और जो प्रोडक्ट होता है उसके अंदर न्यू बॉन्ड्स जो होंगे वो फॉर्म होंगे। यही बात करेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह एक कंप्लीट पिक्चर है किसी भी रिएक्शन को ड्रॉ करने की, तो मैं कहूंगा नहीं। ओके। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि तो फिर सर पूरी पिक्चर क्या होगी, तो पूरी पिक्चर देखिए क्या होती है। बात करें ऑर्गेनिक रिएक्शन की जो पूरी पिक्चर होती है वो रियल में होती क्या है, तो मैं बात करूं कि रिएक्शन के दौरान आपको एक तो मिलेगा सबस्ट्रेट, इसको हिंदी में बात करूं तो अभिकारक, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो एक होता है अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट। तीसरी अगर मैं बात करूं तो आपको एक वर्ड है सॉल्वेंट, इसकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे आपको दो अलग अलग फेज से गुजरना पड़ेगा। इसका एक का नाम तो होता है ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, और एक होता है आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट, रिएक्टिव इंटरमीडिएट। और इन दोनों फेज से होते हुए फाइनली आपको मिलेगा प्रोडक्ट। ये एक कंप्लीट पिक्चर है किसी भी नेचुरल ऑर्गेनिक रिएक्शन की। अगर मैं बात करूं तो उसकी यहाँ अगर मैं बात करूं सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट, ये कोई नया वर्ड आ गया कि सर अभिकारक तो दिख रहा है, उत्पाद भी हमें दिख रहा है, बीच में ये जो आपने जोड़ा है इसके बारे में एक्सप्लेन करो। स्टार्टिंग हम यहीं से कर लेते हैं। अभिकारक की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली आप क्या कहते हो, अभिकारक क्या होता है, जितने भी आपके चैप्टर्स है क्लास में, आप जितने भी चैप्टर्स पढ़ते हो लाइक एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, एसिड, एसिड डेरिवेटिव्स जैसे एल्किल हैलाइड हो गया आपका, बात करें हम एमाइड की, एमाइड एटसेट्रा, जितने भी है ये सारे आपके क्या होंगे चैप्टर जो कि रोल पे लगेंगे इसका सबस्ट्रेट। इसके अंदर आपको एक चीज देखनी जरूरी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस चीज को आपको देखना है। और वो भी आपको दो तरीके से मिलेगी, या तो आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी कम या फिर आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी ज्यादा। ये दो चीजें आपको सबस्ट्रेट में देखनी आनी चाहिए जो हम जरूर सीखेंगे। बात करें अटैकिंग रिएजेंट की, ये भी मैंने इसी तरफ लिखा लेफ्ट साइड में एरो पे। तो रीजन क्या है कि अटैकिंग रिएजेंट क्या करता है, इस सबस्ट्रेट के साथ में कोलिजन करता है। क्या करता है, कोलिजन करता है। और कभी भी कोलिजन होता है तो उसके लिए हमें मीडियम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन होती है बिना मीडियम के तो होगी नहीं, या तो वो पानी में होगी या फिर मैं अल्कोहल कह दूं, ईथर कह दूं, पोलर या नॉन पोलर सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है। वहीं से वर्ड आया है आपका सॉल्वेंट। ये यहाँ पे आपको इन दोनों के अटैकिंग रिएजेंट और सबस्ट्रेट के कोलिजन में हेल्प करेगा। ठीक है, इसका काम हेल्प है। कहीं कहीं रिएक्शन में आपको सॉल्वेंट लिखा हुआ दिखाई देगा लेकिन कहीं पे नहीं लिखा होगा, लेकिन लिखा हुआ दिखाई देगा तो आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या रोल होता है। ठीक है, आगे अटैकिंग रिएजेंट की अगर मैं बात करूं तो यहां भी आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखनी आनी चाहिए। यहां आपको दो रोल मिलेंगे, या तो आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी कम या फिर आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी ज्यादा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब ज्यादा होती है तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल, नाभिक से नहीं, ठीक है, हिंदी में भी ले लो। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। लाइक इलेक्ट्रॉन से नहीं, हिंदी मीडियम में भी अगर कोई बच्चे हैं तो वो इन शब्दों को अच्छे से समझ पाएंगे। इलेक्ट्रॉन से नहीं, इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन थोड़ी देर बाद में करेंगे। बात करते हैं सॉल्वेंट की जो कि मीडियम का काम करेगा। आगे यहाँ पे दो और चीजें आई हैं जो प्रोडक्ट से पहले मिल रही है। इसका मतलब ये रिएक्शन में
बीच में बन रहे हैं, यानी कि इनको मैं मध्यवर्ती बोल सकता हूँ। लेकिन ये दो टाइप के बनाए हैं, एक बनाए ट्रांजिशन स्टेट, एक बनाए रिएक्टिव इंटरमीडिएट। ट्रांजिशन स्टेट की बात करूँ तो ये वो फेज होती है जिस दौरान क्या होता है, पुराने बॉन्ड जो होते हैं वो टूटते हैं। पुराने बॉन्ड जो बंद होते हैं वो क्या होते हैं भाई, टूटते हैं, और नए बंध जो है बनते हैं, नए बंध बनते हैं। लेकिन खास बात ये होती है कि ये दोनों क्रियाएं जो होती है वो साइमल्टेनियसली होती है, साइमल्टेनियसली होती है। साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ, यानी कि जब बॉन्ड टूटेंगे उसी दौरान नए बॉन्ड बनेंगे भी। लेकिन केमिस्ट्री में इस ट्रांजिशन स्टेट के बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं की जाती है। रीज़न, क्योंकि इसका जो हाफ लाइफ होता है टी हाफ, वो बहुत कम होता है, और जिस चीज़ की टी हाफ बहुत कम होता है उसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसकी अगर हाफ लाइफ कम है तो मैं बात करूँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी की, जो कि ज़्यादा होती है। और पोटेंशियल एनर्जी जब ज़्यादा होती है तो आपने पढ़ा ही होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी कम होगी तो इतना टाइम नहीं मिल पाएगा कि हम इसकी स्टडी कर सकें। लेकिन रिएक्टिव इंटरमीडिएट जो यहाँ पे वर्ड आया है, इसकी स्टडी हम जरूर कर सकते हैं, और इसकी स्टडी करने के लिए हमें इसके टाइप्स देखने पड़ेंगे। जब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे तब बताएंगे, लेकिन फिर भी कुछ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के आपको एग्जांपल्स बताता हूँ। लाइक कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन, या फिर मैं कह दूं आपको कार्बधनायन, कार्बधनायन। कहीं कहीं पे आपको पुरानी बुक्स जो होती है उसमें कार्बोनियम आयन भी लिखा हुआ मिलेगा, वो भी यही होता है, ठीक है, जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरा रिएक्टिव इंटरमीडिएट आपका होता है कार्ब एनायन, कार्ब एनायन, जब कार्बन पे क्या हो, नेगेटिव चार्ज। तीसरा अगर मैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट की बात करूं वो होता है आपका कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल, मतलब कार्बन पे क्या होता है, मुक्त मूलक एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उसको कार्बन फ्री रेडिकल कहते हैं। कुछ नए और भी पढ़ेंगे हम, जैसे हम बात करते हैं कार्बीन की, बात करते हैं हम नाइट्रीन की, और जो बात करते हैं हम बेंजाइन की, बेंजाइन। ये कुछ नए रिएक्टिव इंटरमीडिएट है जो 11th-12th बेसिक केमिस्ट्री में कम ही मिलेंगे, लेकिन होते हैं, बिल्कुल रिएक्शन के अंदर होते हैं, लेकिन कब बनता है क्या होता है ये बच्चों को नहीं बताया जाता है 11th-12th में। लेकिन आप आगे जब बीएससी में पढ़ोगे तब इनको भी आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जो हम बिल्कुल पढ़ेंगे। और लास्ट आपको मिल ही गया यहाँ पे प्रोडक्ट। अब देखो ये कंप्लीट पिक्चर क्या कह रही है, सबस्ट्रेट जो किसके साथ कोलिजन कर रहा है, अटैकिंग रिएजेंट के साथ, यानी कि अटैकिंग रिएजेंट सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा। अब कब कैसे अटैक करेगा, मैंने आपको बात करी कि अभिकारक जो होता है इसके अंदर आपको क्या देखनी आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब यहाँ पे कम होगी, इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो जो अटैकिंग रिएजेंट आएगा वो कौन सा होगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबस्ट्रेट में कम तो अटैकिंग रिएजेंट आएगा न्यूक्लियोफाइल, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। और जब सबस्ट्रेट के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो तो इस पर जो अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। और इन दोनों के कोलिजन के लिए हमें जो मीडियम मिलता है वो कहलाता है सॉल्वेंट। और जब इन दोनों में कोलिजन होता है तो हमें दो जो इंटरमीडिएट मिलते हैं, एक को मैं कहता हूँ ट्रांजिशन स्टेट, एक होता है रिएक्टिव इंटरमीडिएट। ट्रांजिशन स्टेट वो फेज होती है जिस दौरान पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। और खास बात इस फेज की यह होती है कि ये दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है। जब ये साथ साथ होती है तो मैं बात करूं इसकी पोटेंशियल एनर्जी की, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होगी। और जब इसकी स्टेबिलिटी कम होगी तो इसका